नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से कई विद्यार्थियों की एक डिमांड थी कि जो हिंदी की बोलियां हैं और उपभाषाएं हैं वो कितनी क्या हैं, उनके बारे में सर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देख लीजिए, नेट जीआरएफ से लेकर के आप किसी भी आयोग, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार वीडियो है। अंत तक आप ज़रूर बने रहें। पूरे वीडियो में आपको क्या है कि ट्रिक के माध्यम से सारी भाषाएं, बोलियां अच्छे से याद करवाई जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले अपन को जानना चाहिए कि इनका उद्भव विकास कहाँ से हुआ, इनका वर्गीकरण किसने किया। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का वर्गीकरण यानी भाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण सबसे पहले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन थे, एक विदेशी विद्वान। उनके द्वारा स्वरचित एक ग्रंथ है भारतीय भाषा सर्वेक्षण, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक पुस्तक लिखी थी जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। इसमें सबसे पहले भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं और बोलियों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। पुस्तक का नाम पूछ ले तो ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। सबसे पहले वर्गीकरण ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया था। आई बात समझ। इसी प्रकार का दूसरा जो वर्गीकरण है वो सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, बंगला भाषा का उद्भव और विकास। ये कई बार पूछा जाता है, इस ग्रंथ का नाम पूछा जाता है कि बंगला भाषा का उद्भव और विकास किसके द्वारा रचित है। तो सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा। तो इस पुस्तक में सुनीत कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था। ठीक है। पहला वर्गीकरण जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, अच्छे से याद हो गया। दूसरा सुनीत कुमार चटर्जी, इनकी पुस्तक है बंगला भाषा का उद्भव और विकास, और ग्रियर्सन की पुस्तक है भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। कई बार ये शब्द हिंदी में पूछ लिया जाता है, अंग्रेजी में तो इस ये जो ग्रंथ है वो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि ग्रियर्सन जो है वो विदेशी है, तो विदेशी भाषा ही है अंग्रेजी, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन इसका हिंदी में नाम है भारतीय भाषाई सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा, सुनीत कुमार चटर्जी ने बंगला भाषा का उद्भव और विकास में किया था। देखिए, इसी के साथ में सुनीत कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने पहाड़ी भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। ये बहुत बार पूछा गया कथन है कि निम्न में से किस विद्वान ने पहाड़ी भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा है, वो पहाड़ी भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। अगला अब की बार घुमा के पूछ ले कि सुनीत कुमार चटर्जी ने किस भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी, जहाँ पर अपने को ऑप्शन दिखेगा, इसको उपभाषा के रूप में स्वीकार है वो नहीं किया। आई बात है यहाँ तक अच्छे समझ में। पहला प्रश्न यहाँ से उठता है कि भारतीय भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तो सुनीत कुमार सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। पुस्तक का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। दूसरा, सुनीत कुमार चटर्जी, बंगला भाषा का उद्भव और विकास। किस विद्वान ने पहाड़ी को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने। सुनीत कुमार चटर्जी ने किस भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो पहाड़ी को। आई बात समझ में। तीन चार तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न बन सकता है और यहाँ से अक्सर प्रश्न उठा लिए जाते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो, आधुनिक शोधों के अनुसार सारा निचोड़ निकालने के बाद में नगेंद्र पहुँचते हैं। उनने मूलतः हिंदी की 5 उपभाषाएं स्वीकार की हैं और 17 बोलियां स्वीकार की हैं। अब कई जगह 18 मिलता है। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए, पहाड़ी जो है इसमें एक नेपाली जो जोड़ी गई है उपभाषा, वो बोली, वो नेपाली बोली नहीं होकर के, ध्यान रखिएगा, ये एक भाषा है। अपने भारतीय संविधान की 22 भाषाओं के रूप में इसे 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली हुई है नेपाली को, इसलिए इसको हटा देते हैं ना अपन, तब तो कितनी रहेंगी, 17 ही रहेंगी ना। 18 से एक निकालेंगे, 17 रहेंगे। अगर इसको जोड़ा जाता है तो 18। अगर ऑप्शन में, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय में कितनी बोलियां हैं, हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको 17 मिलता है तो 17 सही है। ऑप्शन में अगर आपको 17 नहीं मिल करके 18 मिलता है तो 18 सही होगा। बस ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगला कितने तक मानता है। तो देखो, इसका रीज़न यही है और ये ऑथेंटिक रीज़न भी है कि 17 सही क्यों है, क्योंकि नेपाली है वो 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं में मानी जाती है। एक बोली के रूप में स्वीकार नहीं है, एक भाषा के रूप में संवैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया है। आई बात समझ में। अब देखो, पश्चिमी हिंदी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी का
मतलब उद्भव कहाँ से हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास है वो किससे हुआ है? शोरसेनी से निकली हुई है। किससे निकली हुई है? शोरसेनी से। पश्चिमी हिंदी किससे निकली हुई है? शोरसेनी से। और शोरसेनी से एक और दूसरी कौन सी निकली हुई है? ये जो राजस्थानी है ना, वो भी किससे निकली हुई है? शोरसेनी से निकली हुई है। आई बात समझ में? पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। पूर्वी हिंदी है वो किससे निकली हुई है? पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से निकली हुई है। किससे निकली हुई है? अर्धमागधी से निकली हुई है। बिहार के क्षेत्र को क्या कह देते हैं? प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। तो बिहारी किससे निकली हुई है? ये मागधी से निकली हुई है। ध्यान रखिएगा, बिहारी किससे निकली हुई है? मागधी से निकली हुई है। और पूर्वी हिंदी है वो किससे निकली हुई है? अर्धमागधी से निकली हुई है। पहाड़ी जो भाषा है, जो पहाड़ी है, वो किससे निकली है? खस से निकली हुई है। पहाड़ी का विकास किससे हुआ? खस से हुआ। आई बात समझ में? इनका भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न उठा लिया जाता है। पश्चिमी हिंदी किससे निकली हुई है? शोरसेनी से। राजस्थानी भी शोरसेनी से। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से। बिहारी मागधी से निकली हुई है। और पहाड़ी है वो, इसका विकास किससे हुआ है? खस से हुआ है। आई बात समझ में? ये है इनका विकास में। अब देखिए इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं अपन। आपको मैं ट्रिक के माध्यम से आगे पढ़ाऊंगा। ये जो बोलियां है ना, ये वाली, जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती हैं, पहाड़ी में कुमायूं नेपाली गढ़वाली आती हैं, और राजस्थानी में मेवाती मालवी मारवाड़ी ढूंढाड़ी या जयपुरी आती हैं, बिहारी में मैथिली मगही भोजपुरी आती है, पश्चिमी हिंदी में कोरवी हरियाणवी ब्रजी बुंदेली और कन्नौजी। इनको बहुत अच्छे से एक ट्रिक के माध्यम से, पर उस ट्रिक तक जाने से पहले अपन को इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा। सबसे पहले तो देखो, अपन पश्चिमी हिंदी की चर्चा करेंगे। किससे निकली हुई है ये? पश्चिमी हिंदी अभी चर्चा की थी, शोरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है। तो देखो पश्चिमी हिंदी है, इसमें कोरवी, इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। कोरवी को खड़ी बोली किसने कहा? एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो मैं आपको कथन बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए कि खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा। तो खड़ी बोली को कोरवी देखिए राहुल शंकरदयाल इनके द्वारा कहा गया था। क्यों? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के आसपास की बोली है, यानी कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली के आसपास या हरियाणा के आसपास की बोली है ये। इसलिए इसको क्या कहा है? कोरवी। और इसका नामकरण खड़ी बोली क्यों पड़ा? आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका नामकरण खड़ी बोली क्यों पड़ा कोरवी का। तो देखिए खड़ी बोली में कितने जो वर्ण या व्यंजन जो चिन्ह होते हैं, उनमें एक खड़ी पाई होती है। मतलब खड़ी पाई का मतलब देखो आपको यहीं पे समझ में आएगा। जैसे अपन ने शब्द लिखा कोरवी, तो ये कै लिखा, रे लिखा, वी। तो देखो इसमें कै में ये खड़ी पाई है ना, आगे भी इसके खड़ी पाई है, वह में एक खड़ी पाई है, और ई की में मात्रा लगाई, ई की भी इसमें खड़ी पाई की मात्रा लगी है। तो इसमें खड़ी पाई होने की वजह से क्या कहा जाता है? इसको खड़ी बोली कहा गया था। आप कोई भी वर्ण उठा के देख लीजिए, कै लिखा खड़ी पाई है, ख लिखोगे तो भी खड़ी पाई मिलेगी, ग लिखोगे तो भी खड़ी पाई मिलेगी, घ लिखोगे तो भी खड़ी पाई मिलेगी। इस प्रकार से इनके व्यंजनों में च लिखोगे, छ लिखोगे, देख लो खड़ी पाई आपको कहीं ना कहीं इसमें जरूर मिलेगी। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। एक कथन तो ये है खड़ी बोली कहने के पीछे रीजन इसका। दूसरा इसके पीछे खड़ी यानी खरी, जिसको अंग्रेजी में आप अपन क्या लिखते हैं? पुअर। पुअर यानी शुद्ध, यानी खरा जो होता है उसको खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है। ये इसके पीछे कई रीजन है। एक हरियाणा के आसपास की बोली होने के कारण इसमें उखड़ाऊपन है, यानी खड़ापन है, खड़ी बोली में भाषा में की जाती है। इसके कारण इसको खड़ी बोली कहा जाता है। यानी इसमें खड़ापन खरापन जिसमें पाया जाता है वही क्या कहलाती है? खड़ी बोली कहलाती है। तो इसको कोरवी किसने कहा? राहुल सांकृत्य ने, कुरुक्षेत्र के आसपास की होने के कारण से कोरवी को। ठीक है। एक कथन। दूसरा कथन है गिलक्राइस्ट जो हुए हैं, जॉन गिलक्राइस्ट, उन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? टकसाली भाषा दिया था। पूछा जाने योग्य कथन है। खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना जाता है? मीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना जाता है? मीर खुसरो को माना जाता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रमुख कवि के रूप में अगर चर्चा करें तो गंग कवि थे, जिनकी एक रचना थी चंद छंद बरन की महिमा। और शुद्ध परिमार्जित अगर खड़ी बोली की चर्चा करें तो राम प्रसाद निरंजनी एक गद्य के लेखक हुए थे, उन्होंने भाषायोग वासिष्ठ नामक करके एक ग्रंथ लिखा था। दक्षिण भारत में खड़ी बोली की के प्रथम कवि की या साहित्य सर्जन करने वाले विद्वान की अगर चर्चा की जाए तो मुल्ला वजई हुए थे। मुल्ला वजई ने एक सबरस नाम करके एक ग्रंथ लिखा था 1635 में। ठीक है। मुल्ला वजई है दक्षिणी भारत में। ये सारे कथन है आचार्य शुक्ल के अनुसार हैं कि पहले कवि गंग कवि आएंगे उत्तर भारत में, दूसरे शुद्ध परिमार्जित राम प्रसाद निरंजनी आएंगे, दक्षिणी भारत में आएंगे तो मुल्ला वजई आएंगे,
शब्र-ए-सैन की रचना, और एक दूसरी है कुतुब मुस्त्री, ये माने जाते हैं। ठीक है, ये है खड़ी बोली के पीछे कारण। जॉन गिलक्रिस्ट ने इसे क्या कहा था? टकसाली भाषा कह करके पुकारा था। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को क्या कहा था? गंवारू भाषा कह करके पुकारा खड़ी बोली को। और सुनीत कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी भी नाम दिया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा था? हठी व मूर्ख कह करके पुकारा था। इसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने खड़ी बोली के नाम के प्रयोग के पीछे एक कारण यह बताया जाता है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी आदि के भाषाओं के सभी शब्द इसमें मिलते हैं, वो साहित्यिक हिंदी भी हो जाता है। इस प्रकार से 4-5 शब्द हैं इनके। और खड़ी बोली का आंदोलन की अगर चर्चा करें, सबसे पहले किसने चलाया था? एक अयोध्या प्रसाद खत्री नाम करके थे, उन्होंने 1887 में खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। तो सबसे पहले आंदोलन अगर चलाया था तो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया था। और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है वो मूल रूप से अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने भी इसमें अपूर्व योगदान दिया था। यानी द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खूब सहयोग किया था और साहित्य के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करवाया था। आई बात समझ में? ये तो है खड़ी बोली और कोरवी की चर्चा। आई ये है। अब दूसरी अगर चर्चा करें अपन हरियाणवी, तो ये जो हरियाणवी जो भाषा है, ये हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है ना, वो देखो हरी हरी शब्द है, इसमें अगर आप यान प्रत्यय जोड़ेंगे और इसके आगे आ जोड़ेंगे तो देखो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है हरि यानी श्री कृष्ण है। ठीक है, यान मतलब श्री कृष्ण इधर से ब्रज प्रदेश की ओर इधर से होकर के मथुरा गए थे, यानी ब्रज प्रदेश से जब वो मथुरा गए थे तो हरियाणा होकर के गए थे, इसलिए इस क्षेत्र का नामकरण वो क्या माना गया है? हरियाणा माना गया है। एक दूसरी बात है हरि जोड़ अरण्य। अगर दूसरी तरीके से देखें अपन तो हरि जोड़ अरण्य शब्द अगर करेंगे तो इसका मतलब होता है हरा है जो वन, हर यानी काफ़ी हरियाणा में क्या थी? काफ़ी हरियाली थी। एक हरि जोड़ अरण्य भी इसका हो जाता है। और दूसरा इसके पीछे एक तीसरा रीज़न ये है कि अहीर जोड़ आना, मतलब जैसे अपन जोड़ते हैं कि राजपूताना है, तेलंगाना है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है उसी प्रकार अहीर अहीर जाति का जहाँ पर बाहुल्य होता है, इसी कारण एक क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? हरियाणा पड़ा है। 2-3 रीज़न है, मतलब हरि जोड़ अगर अपन यान प्लस आ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण यहीं से होकर के ब्रज प्रदेश से मथुरा गए थे। हरि जोड़ अरण्य करेंगे तो हरा है जो वन हो जाएगा। अहीर जोड़ आना करेंगे तो यानी अहीर जाति का जहाँ पर बाहुल्य होगा वो हरियाणा होगा। हरियाणा क्षेत्र मतलब हरियाणा और दिल्ली के देहाती क्षेत्र को ही हरियाणा क्षेत्र माना जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर लोक साहित्य का काफ़ी मतलब सर्जित किया गया है इस बोली में, हरियाणवी बोली में, खड़ी बोली में। ये जो हरियाणवी बोली है इसको, इसमें लोक साहित्य को काफ़ी सर्जित किया गया है। इसको बांगरू भी कहा जाता है। ठीक है, और अब ब्रज। अब देखो ब्रज जो शब्द है, इस ब्रज शब्द की जो उत्पत्ति है, दो की कर ली कोरवी और हरियाणवी की। अब ब्रज शब्द की जो उत्पत्ति है वो देखो, ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है पशुओं या फिर गायों का समूह है अर्थात चारागाह है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है पशुओं या फिर गायों का समूह है अर्थात चारागाह है, इसका ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ब्रज जो शब्द है, ब्रज जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में पशुपालकों में प्रधानता होने के कारण से इस क्षेत्र को ब्रज प्रदेश कहने लग गए थे। ब्रज भाषा का प्रयोग है, देखिए उत्तर प्रदेश के तो मतलब आ जाएंगे मथुरा और वृंदावन, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जैसे देखिए भरतपुर है, धौलपुर है, इसी प्रकार आगरा के आसपास का क्षेत्र है, बरेली है, मैनपुरा, एटा, बूंदायू, ये क्षेत्र हैं वो किस क्षेत्र में आएंगे? ब्रज बोली के क्षेत्र में माने जाते हैं। अब देखिए ब्रज जो भाषा है इसको एक हाथरस की बोली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है ब्रज को किस नाम से जाना जाता है? हाथरस की बोली के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ब्रज का शाब्दिक अर्थ पशुओं या फिर गायों का समूह अथवा चारागाह ग्रहण करिए। एक्चुअल में क्या होता था यहाँ पर? ब्रज प्रदेश मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर है, अलीगढ़ है, मैनपुरी, एटा, बूंदायू, इस क्षेत्र में पशुपालन की प्रधानता होने के कारण एक क्षेत्र क्या कहलाया था? ब्रज क्षेत्र कहलाया था। और इसका दूसरा नामकरण अगर पूछा तो हाथरस की बोली भी कहा जाता है। आई बात समझ में? यह ब्रज का।
अब बूंदेली की चर्चा करते हैं। बूंदेली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में एक क्षेत्र है, जहाँ पर मतलब झांसी है, सागर है, छतरपुर है, इसके आसपास का क्षेत्र बुंदेल और राजपूतों की प्रधानता थी यहाँ पर, इसलिए इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहलाते हैं। यहाँ की बोली क्या होगी? बुंदेली होगी। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, साहित्यिक रूप में पूछा जाने योग्य, इस बोली का सबसे साहित्य जो लोक साहित्य है वो प्रचुर मात्रा में लिखा गया, परंतु सबसे प्रसिद्ध जो लोक साहित्य है उसका नाम है ईशुरी की फाग। ईशुरी की फाग नाम करके एक साहित्य रचा गया था बुंदेली में। वो लोक साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय साहित्य माना जाता है उस क्षेत्र का, बुंदेली क्षेत्र का। ईशुरी की फाग नाम करके एक लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रसिद्ध हुआ था या सर्जित हुआ था। अब दूसरा है बुंदेलखंड के आसपास में आपने एक आलाखंड पढ़ा होगा, यानी मतलब परमाल रसो, उसकी रचना भी देखो बुंदेली में हुई है। बुंदेली की एक उपबोली है बनाफरी। पूछा जा सकता है कि आलाखंड या परमाल रसो जो है उसकी रचना किस बोली में हुई है, तो बनाफरी बोली में। ये है बनाफरी जो है वो बुंदेली की एक उपबोली मानी जाती है। आई बात समझ में? बुंदेली की उपबोली ही ये मानी जाती है। आगे आती है कन्नौजी। कन्नौजी मतलब कान्य कुंज से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। कन्नौजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? कान्य कुंज से, अर्थात कन्नौज क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ गया? कन्नौजी पड़ गया। कन्नौजी जो बोली है वो भी उत्तर प्रदेश में है। इटावा, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, शाहजहाँपुर, इस क्षेत्र में यह बोली काफ़ी बोली जाती है। इस बोली में भी लोक साहित्य काफ़ी मात्रा में सर्जित हुआ है। ब्रज से मिलती जुलती है, कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली भी कहते हैं। कन्नौजी को ब्रज की उपबोली भी कहा जाता है। आई बात समझ में? ये पश्चिमी हिंदी जो है, कोरवी, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, इसकी मुख्य बोलियां। अब देखो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी का मैंने आपको बताया था, इसका विकास किससे हुआ? पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ? अर्धमागधी से हुआ है। इसमें देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधि के आसपास के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अयोध्या यानी अवध यानी अयोध्या के क्षेत्र के आसपास की बोली होने के कारण इसे इसका नामकरण क्या पड़ गया? अवधि पड़ गया था। मतलब लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, इस क्षेत्र में ये बोली काफ़ी मात्रा में बोली जाती है। साहित्यिक रूप में अगर अवधि की बात करें तो काफ़ी मात्रा में रचा गया है। जैसे देखिए प्रेम मार्गी, सूफी जो काव्यधारा है, मुल्ला दाऊद है, मुल्ला वजई है, जायसी है, कुतुबन है, सभी कवियों ने अवधि भाषा का प्रचुर प्रयोग किया है, बहुत प्रयोग किया है। इसी के साथ में राम भक्त जो कवि हैं, तुलसीदास जी, उनका भी काफ़ी मात्रा में साहित्य रचा गया है अवधि भाषा में, और लोक साहित्य की प्रचुर मात्रा में इसमें रचा गया है। अवधि शब्द सर्वप्रथम प्रयोग खुसरो के द्वारा किया गया था। अवधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? खुसरो के द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए छत्तीसगढ़ी, वो छत्तीसगढ़ के आसपास के ही बोली जाती है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास की बोलियां ही हैं दोनों, ठीक है। फिर पहाड़ी जो बोली, कुमायूं, नेपाली, गढ़वाली, तो देखिए ये किससे? खस से इनकी विकास हुआ है। खस से इनका क्या हुआ है? विकास हुआ पहाड़ी का। कुमायूं, कुमायूं के आसपास की बोली है गढ़वाली। ये मतलब ये जो बोलियां हैं कुमायूं, नेपाली, गढ़वाली, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में ये बोली जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं। सारा पहाड़ी क्षेत्र यही है। अब राजस्थान की चर्चा करें तो मेवाती, अलवर के आसपास के क्षेत्र की बोली है ये मेवाती। जैसे अलवर है, कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, और भरतपुर, धौलपुर के आसपास है, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। मालवी ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। इसको एक अन्य नाम रांगड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि मालवा के आसपास के क्षेत्र जैसे इसको, मालवी को अगर आप चाहो तो हाड़ौती भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व रहा है, बाहुल्यता रही है, इस कारण से। और ये कर्कश और कठोर बोली है मालवी, ये बात ध्यान देने योग्य है। मालवी बोली क्या है? सुनने में कर्कश और कठोर बोली है। अब मारवाड़ी, मारवाड़ी राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है, क्योंकि जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, और साहित्य भी प्रचुर मात्रा में रचा गया मारवाड़ी में। मीरा के जो पद हैं वो मारवाड़ी बोली में ही माने जाते हैं। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो ढूंढाड़ी में माना जाता है। जैसे दादू दयाल की जो रचनाएं वो ढूंढाड़ी में ही रची गई हैं। और ध्यान रखिएगा ढूंढाड़ी का अन्य नाम जयपुरी है। कई कई पुस्तकों में जयपुर मिलता है, कई पुस्तकों में ढूंढाड़ी मिलता है। तो मूल रूप से ये बोली यहाँ की क्या है? ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ क्षेत्र इसको कहा जाता था। एक्चुअल में ढूंढाड़ क्षेत्र इसका नामकरण क्यों पड़ा, इसके पीछे रीज़न ये है कि अजमेर के जो राजा थे बिसलदेव वीरराज चतुर्थ, उन्होंने जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पर जो वर्चस्व था पुराना
मेढ़ाओं का, उनको इन्होंने ढूंढ ढूंढ करके मारा था, ढूंढ ढूंढ करके मारा यानी यहाँ से खदेड़ दिया था। और इस क्षेत्र का नामकरण क्या पड़ गया था? ढूंढाड़ क्षेत्र पड़ गया। जयपुर के आसपास के क्षेत्र का क्या नामकरण पड़ गया? ढूंढाड़ क्षेत्र। तो यहाँ की बोली क्या हो गई? ढूंढाड़ी बोली है वो हो गई है। आई बात समझ में? ये है, ये बताई दिया। मालवा का क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो देखो, जैसे हाड़ौती मैंने आपको बता दिया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अगर एमपी का कुछ क्षेत्र लें तो उज्जैन, रतलाम है, भोपाल है, ये क्षेत्र आ जाएंगे। और मारवाड़ी के क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो देखो, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, सिरोही है, थोड़ा बहुत किशनगढ़ है, ये आते हैं। आगे बात समझ में? मेवाती में अगर अलवर, भरतपुर है, ये बता दिए। फिर हरियाणा का जैसे देखे जाए तो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, ये आसपास के क्षेत्र होते हैं। अब बिहारी, बिहारी मैथिली, मगही और भोजपुरी, बिहारी की मैथिली, मगही और भोजपुरी मानी जाती है। तो देखिए, ये पूर्वी बिहारी की है मैथिली और मगही, और भोजपुरी है वो पश्चिमी बिहारी की है। ध्यान रखिएगा, बिहारी बोली है वो, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ था। और मैथिली जो भाषा है, ये देखिए बिहार की, जैसे दरभंगा जिला है, मुंगेर है, पूर्णिया, मुजफ्फर है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। और मगही जो बोली है वो पटना, गया, पलामू, मुंगेर, भागलपुर, इस क्षेत्र में बोली जाती है। और भोजपुरी जो रचना है वो पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में, जैसे मतलब देखिए, अपन अगर चर्चा करें तो शाहबाद है, चंपारण है, सारण है, बस्ती है और शाहबाद है, इस क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी जो रचना है वो शिष्ट साहित्य कम व लोक साहित्य अधिक मात्रा में रचा गया भोजपुरी में। और हिंदी प्रदेश की बोलियों में ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। इसलिए भोजपुरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके दो तीन पॉइंट अच्छे हैं। एक तो लोक साहित्य वो प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। दूसरा, हिंदी प्रदेश की जो बोलियाँ वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी बोली ही मानी जाती है। आशा करता हूँ सारी की सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार अगर आपकी इच्छा हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ सारी बातों को। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की चर्चा करें, किससे विकास हुआ था? शोरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का किससे हुआ था? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पहाड़ी का किससे हुआ था? खस से हुआ था। राजस्थानी शोरसेनी से। बिहारी मागधी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? मागधी अपभ्रंश से हुआ था। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपकी जो ट्रिक की जो बात कर रहा था मैं, तो देखिए उपभाषाएं, देखो 5 उपभाषाएं पहले अपन ने चर्चा कर ली। इसमें पश्चिमी हिंदी, तो देखिए पश्चिमी हिंदी में कितने 5 के नाम हैं? ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी, ये 5 हैं। ठीक है, ये 5 हैं। देखो इसको याद करिएगा, पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज। अगर 5 उपभाषाओं को अपन को याद करना है तो एक छोटी सी ट्रिक है, पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज। मतलब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। आगे ये बात समझ में? पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज, इतना सा याद करना है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ियों पर बिहारियों का राज। 2 या 3 बार आप अगर इसको रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी। देख लो आपके सामने है सारी की सारी, पांचों के पांचों हैं। ठीक है, अब देखो 5 उपभाषाओं की याद होगी अच्छे से ट्रिक में। अब देखो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी से। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी से। देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सीधा याद रखो तो ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो ABC इतना याद करना, ए से मतलब अवधी, बी से मतलब बघेली, सी से मतलब छत्तीसगढ़ी, ABC सिर्फ इतना याद करना, ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोलियां याद है। दूसरा देखो बिहारी में 3 है। अगर आपको अच्छे से यूँ याद है मैथिली, मगही, भोजपुरी तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना एक ही शब्द याद रखना, मेम भी। मेम, मैं को मतलब मैथिली, मैं को मतलब मगही, भी को मतलब भोजपुरी। आई बात समझ में? मेम भी। ट्रिक आई कि नहीं आई समझ में? देखो ट्रिक क्या है, बिहारी में मेम, मैं को मैथिली, मैं को मगही, भी को भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। हिंदी की बोली में सर्वाधिक जो बोली जाने वाली बोली वो कौन सी है? पीछे चर्चा की थी अपन ने, भोजपुरी है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है।
आई बात समझ में। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी मतलब मेम भी। अगला देखो, अब है पहाड़ी में। पहाड़ी में देखो, कुमायूं नेपाली, गढ़वाली। इस नेपाली को क्या है कि भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए सुनीत कुमार चटर्जी उन्होंने पहाड़ी को गिना ही नहीं है। इसलिए नेपाली को अगर नहीं गिनते हैं तो बोलियाँ कितनी रहती हैं अपनी, 17 ही रहती हैं। तो कुने गे की शब्द याद रखना आप उनको। कु का मतलब कुमायूं, ने का मतलब नेपाली, गे का मतलब गढ़वाली। कुनायु नेपाली गढ़वाली, कुमायूं नेपाली गढ़वाली, बस इतना। कुनेग एक शब्द याद रखना, क्या रखना है, कुनेग। पहाड़ी की तीनों बोलियाँ अच्छे से याद हो जाएंगी। पहाड़ी का विकास किससे हुआ, खस से हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। राजस्थानी में जयपुर में मामा, बहुत अच्छे से याद हो जाए। जयपुर में मामा, जयपुर का मतलब जयपुरी, मैं का मतलब मेवाती, माँ का मतलब मालवी, माँ का मतलब मारवाड़ी। आगे बात समझ में। जयपुर में मामा, जयपुरी, अक्सर इसको ढूंढाड़ी भी बोल देते हैं। मैं को मतलब मेवाती, माँ का मतलब मारवाड़ी, और ये माँ का मतलब मालवी। आगे बात समझ में। है कोई समस्या। पश्चिमी हिंदी, पश्चिम में देखो, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बा का मतलब बांगरू या फिर हरियाणवी भी इसको बोलते हैं। बू को मतलब बुंदेली, ब्रिज को मतलब ब्रिज, और खड़े को मतलब खड़ी बोली यानी कोरवी, और कन्नौज का मतलब कन्नौजी। है मतलब समझ में। कोई समस्या है। पश्चिमी हिंदी में बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से ये ट्रिक याद हो जाएगी। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। देखो, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली ब्रजभाषा, खड़ी बोली यानी मतलब कोरवी, इसको कोरवी बोल सकते हैं, और कन्नौजी। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बा का मतलब बांगरू, बू का मतलब बुंदेली, ब्रज का मतलब ब्रजभाषा, खड़े को मतलब खड़ी बोली या कोरवी, और कन्नौज का मतलब कन्नौजी। आशा करता हूँ कि सारी ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो, ABC सारी एक साथ याद रख सकते हो। ABC मैम भी जयपुर में मामा के साथ कुनेक देखने गई तो उसे पता चला बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बस एक लाइन याद रखनी है और सारी बोलियाँ याद हो जाएंगी। ABC मैम भी जयपुर में मामा के साथ कुनेक देखने गई तो उसे पता चला बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बस ये याद रखोगे, सारी की सारी बोलियाँ, सारी की सारी भाषाएँ अच्छे से याद हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों का, और आप लिख भी सकते हो। आपको मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं इन बोलियों के, भाषाओं के, वो अच्छे से याद रखना। आपका किसी भी हालात में, किसी भी एग्जाम्स हो, ये प्रश्न किसी भी हालात में गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।